लेट्स भाई बयानबाजी। उत्तर प्रदेश सरकार आगरा में मीना बाजार की जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाएगी। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक रैली में कहा कि मुगल शासकों ने हिंदू बहनों और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के लिए मीना बाजार बनवाया था। आगरा में कल छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन था। हमारे मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जो उनको आप स्मरण कर रहे थे, उसी कार्यक्रम में थे। हम लोगों ने आगरा के अंदर जो कभी मुगल शासकों ने हिंदू बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मीना बाजार बनाया था, वहाँ एक मीना कोठी भी थी। हम लोगों ने इसको पूरे अपने उसमें ले लिया है और हम वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। राष्ट्र नायकों का कैसे सम्मान होना चाहिए, ये जानना हो तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप जानिए। छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र नायक हैं, उनका स्मारक बनेगा। आप लोग अभी भी उसी गुलामी की मानसिकता से जी रहे थे। सरकार का पैसा और आगरा में मुगल म्यूजियम। हमने कभी मुगल म्यूजियम क्या होता है जी, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे होना है और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वो म्यूजियम। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि एआई समिट में चीनी रोबोट को स्वदेशी बताने और अमेरिका के साथ ट्रेड डील से भारत की साख को धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात कहने पर भी देश की छवि खराब होती है। आज मीडिया के चरण चुंबकों को देश की छवि वाली लाइन दी गई है, तो कुछ सवाल है। क्या देश की छवि नेता विपक्ष को गोली मारने की बात करने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि मीडिया में इस बात पर डिबेट तो छोड़िए, इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि चीनी रोबोट को लाकर अपना कह देने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि मोदी के चीन में यह कहने पर खराब नहीं होती कि 2014 से पहले जो लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए थे वो अभागे थे? क्या देश की छवि अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण करके की हुई ट्रेड डील पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि किसानों के अधिकारों की बलि चढ़ा देने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि हमारा पूरा का पूरा डेटा अमेरिका को सौंप देने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद करने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि अमेरिका के निर्देश पर पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि ईरान के चाबहार पोर्ट से अमेरिका के दबाव में निकल जाने पर खराब नहीं होती? क्या देश की छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री के वीडियो को देखकर खराब नहीं होती जिसमें वो गोली से मुसलमानों के ऊपर गोली दाग रहा है? क्या देश की छवि दूषित पानी पीकर लोग मर रहे हैं उससे खराब नहीं होती? उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया कि उसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटीज पूंजीपतियों को पढ़ाने के लिए हैं, न कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा आई, एक आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो तो अपने खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है आ गया जाए। यही सब यूनिवर्सिटियाँ हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था, ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक कानून बनाइए। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि गलगोटिया ने जो किया उससे देश और सरकार की छवि को बड़ा धक्का लगा है। सीधे देशद्रोह कह रही है उसे, सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट। देशद्रोह तो वो है जो आप चाइना के सामान को इंडिया का बता के बेच रहे हो। आप देश और दुनिया को धोखे में रख रहे हो। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिस प्रकार से मामला है वो तो देश का गला घोटने वाला है। ऐसे लोगों पे तो उल्टा कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करे, कहे भी नहीं। आप जो भी करो, गलत करो, अच्छा करो, सही करो,
और अगर कोई विरोध में कोई बात कहता है तो फिर वो देशद्रोही हो गया। वो कार्यक्रम सरकार का है, दुनिया भर के मेहमान वहाँ पर हैं, सरकार की इमेज को इससे धक्का पहुँचा है? नहीं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया उससे सरकार की इमेज को धक्का नहीं पहुंचा। तुम बड़े जोर के, यानी आप जो भी कर दो, देश के लिए एक इतना बड़ा मौका था अचीवमेंट दिखाने का, वो करने की बजाय आप एक तरफ चाइना पे पेनल्टी लगाते हो, चाइना का विरोध करते हो और फिर चाइना की चीज़ों को यहाँ पे आप दिखा रहे हो और उसको अपना बता रहे हो। ये तो बहुत गंभीर बात है। कांग्रेस को इस प्रोटेस्ट पे कोई पछतावा नहीं है? नहीं, पछतावा किस चीज़ का है? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में मारवाड़ की उपेक्षा पर दुख जताया। जोधपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि बजट में अकाल प्रभावित क्षेत्रों की योजनाओं को नजरअंदाज किया गया और राजीव गांधी लिफ्ट योजना के तीसरे फेज का काम भी रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और आप पहले से कहते रहते हैं पंचायत चुनाव होने ही है, इस तरह निकायों के पंचायत चुनाव होने ही है और कांग्रेस कामयाब होगी। इन्होंने बहुत ही इस प्रकार से फैसला सक्रिय कर दिए इन्होंने, उनके बड़ा रिएक्शन था। टाइम पे चुनाव होना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई बार कह चुका है कि टाइम पे चुनाव हो। संविधान में संशोधन के बाद में टाइम पे चुनाव होना आवश्यक होता है। ये बिना मतलब उसको लंबा खींच रहे थे। अब कोर्ट के आदेश से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो करवाना पड़ेगा। उदयपुर फाइल्स की जो चल रही है, मेन बात देखिए ये है कि बजट जो आया था ना, उसका उपेक्षा हुई है जोधपुर की भी और पूरे संभाग मारवाड़ की भी। मारवाड़ की स्थिति अलग है। जैसलमेर, बाड़मेर, फुलौदी, जालोर, सिरोही, जो भी स्थिति है पाली, वहाँ स्थिति आकाश होकर पड़ते रहे थे। कई योजना ऐसी थी जिनको लेना चाहिए हाथ में। तो ठीक है, हम लोगों ने थर्ड फेज जो है राजीव गांधी लिफ्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे पे लगभग 1400 करोड़ रुपये हमने लगा दिए। वो काम चल रहा, वो धीमा हो गया है। अगर मैं इनके भरोसा रहता केंद्र सरकार के कि फॉरेन फंडिंग आएगी तब शुरू करेंगे, तो अभी तक वो काम शुरू नहीं हो पाता अभी तक भी। और पूरा जोधपुर जिले के गांव है, आसपास के इलाके हैं, सब जगह पानी पहुंचना है पीने के लिए, तो ये उपेक्षा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव की तुलना धृतराष्ट्र से की है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, जहां स्कूल जर्जर थे और उन पर ताले लटकते थे। मैथिली ने तेजस्वी यादव को भी दुर्योधन बता दिया। वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जब इस धरती की बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, जब सरकारी स्कूल के नाम पर सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, जब शिक्षक वेतन के लिए दर बदर भटकते रहते थे, जब दोपहर का खाना नहीं मिलता था तो बच्चे भूखे पेट पढ़ने जाते थे और ज्यादातर तो जाते भी नहीं थे। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है, तो आंखों पे पट्टी। और जनता कहती रहती थी कि बिहार पिछड़ रहा है, तब भी इनका दिल नहीं पसीझा। बिहार में 2005 से पहले ऐसा ही अंधेरा था। स्कूल में ताले, पढ़ाई लिखाई नहीं, बजट आता था लेकिन बच्चों तक पहुंचता नहीं था, रिपोर्ट में विद्यालय थे लेकिन जमीन पर घास उगती रहती थी। और हमारे विपक्ष के माननीय साथी जो आज बड़े गंभीर मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी इस दौर के साक्षी रहे हैं और ये भी कह सकती हूँ कि आप सहयोगी भी। बिहार विधानसभा में सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता खगड़िया जिले के पेलदौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले को उठाते हुए फूट फूट कर रो पड़े। अति पिछड़े तांती समुदाय से संबंध रखने वाले गुप्ता ने कहा कि पीड़िता के परिजन सीएम के जनता दरबार से लेकर डीजीपी तक घूम चुके हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसकी गलती सिर्फ ये है हुजूर कि वो एक ततवा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब है। उसकी गलती ये है
कि उसके माँ बाप पढ़ना लिखना नहीं जानते। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में डीजीपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहाँ चिट्ठियां नहीं लिखा हुजूर, आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मर गई। ये कहानी से उस रिंपा की नहीं है जो 15 बरस की थी, पता नहीं कितने बच्चे होंगे। आज मुझे लगता है कि मैं ततवा में जन्म लेके गुनाह किया है हुजूर। उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए हुजूर। श्री सतीश कुमार सिंह यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेनजेड से घबरा गई है क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में नौजवानों ने सवाल उठाकर सरकारें हिला दी। अखिलेश ने चेतावनी दी कि बीजेपी हमेशा डिवाइड एंड रूल की नीति पर चलती है और युवाओं की एकता से डर रही है। ये तो बीजेपी से पूछना चाहिए। और बीजेपी घबराई हुई है जैन जी से। नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ या अन्य देशों में जिस तरीके से नौजवानों ने अपने सवालों को लेकर के बात उठाई, तो ये डिवीजन चाहते हैं। ये हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी काम करते हैं। इन्होंने कैंपस में नौजवान नौकरी, रोजगार और पढ़ाई को लेकर के सवाल न पूछें, इसलिए जानबूझ करके लाए। और ये तो साबित कर दिया बीजेपी ने कि संविधान जो हमारे संविधान है, जो संविधान हमारी रक्षा करता है, हक और सम्मान दिलाता है, वही संविधान का पालन नहीं हो रहा है। सर, जब संविधान का पालन नहीं हो रहा है तभी तो आपको इस तरह के नियम बनाने पड़ रहे हैं, रेगुलेशन लानी पड़ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत वेनेजुएला से ऑयल खरीदने पर विचार कर रहा है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब वो व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक हो। जायसवाल ने कहा कि भारत की ऊर्जा रणनीति नेशनल इंटरेस्ट और व्यावसायिक आधार पर तय होती है, न कि किसी देश के दबाव पर। Look, on both Russian oil and on Venezuela oil, we have issued statements. We have made our position very clear. So I would once again request you to look at what we have said in the last few weeks on both these subjects. On Venezuela, we had said that if it is commercially viable, then we can explore buying oil from Venezuela. Sorry, we clarified our position on Venezuela oil as also on the other question that you asked. So our position remains the same. रूसी तेल की खरीद पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी रशियन ऑयल खरीदे। गोर ने कहा कि हमने भारत को अपने तेल स्रोतों में डाइवर्सिफिकेशन लाते देखा है। What about the monitoring mechanism with regard to Russian oil? How will that work? So two things. On the oil, there's a agreement. I also don't want to be given out too much in the sense that what private conversations happened occurred between the two leaders. We have seen India diversify on their oil. There is a commitment. This is not about India. The United States doesn't want anyone buying Russian oil. The president has been very clear on this. He wants this war to end. And so anyone who is in a way still involved with that conflict is something that the president wants to see come to an end in hopes of peace coming with that. On the first part of your question, that is also, there's multiple mechanisms. It's not one executive order. So that is making its way through the pipeline. The executive order specifically on oil was already signed. So that's done. The second part of it on the tariffs being rebalanced, there's multiple things. It's not just one piece of paper. It's multiple things, multiple departments, multiple areas. And so that'll also happen very soon. ये थे आज के कुछ खास वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.